मध्यकालीन भारत से 120 शब्द प्रति मिनट हिंदी डिक्टेशन दिया जा रहा है। इसे आप जीके की तरह सुन सकते हैं और डिक्टेशन की तरह लिख सकते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। गयासुद्दीन बलबन। इलबरी जाति के गयासुद्दीन बलबन ने एक नए राजवंश बलबनी वंश की स्थापना की। बलबन को ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी नाम का एक व्यक्ति खरीदकर 1232-33 ईस्वी में दिल्ली लाया था। इल्तुतमिश ने ग्वालियर को जीतने के उपरांत गयासुद्दीन बलबन को खरीद लिया। अपनी योग्यता के कारण ही बलबन इल्तुतमिश के समय में, विशेषकर रजिया के समय में, अमीर ए शिकार बहराम शाह के समय में, अमीर ए आखुर मसूद शाह के समय में, अमीर ए हाजिब एवं सुल्तान नासिरुद्दीन के समय में, अमीर ए हाजिब व नाइब के रूप में राज्य की संपूर्ण शक्ति का केंद्र बन गया। बलबन तुर्कान ए चिहलगानी का सदस्य था। उसे रजिया के समय अमीर ए शिकार का पद प्रदान किया गया था। नासिरुद्दीन की मृत्यु के उपरांत 1266 ईस्वी में अमीर सरदारों के सहयोग से वह गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली के राजा सिंहासन पर बैठा। इस प्रकार वह इलबरी जाति का अद्वितीय शासक बना। बलबन जातीय श्रेष्ठता में विश्वास रखता था, इसीलिए उसने अपना संबंध फिरदौसी के शाहनामा में उल्लिखित तुरानी शासक के वंश अफरासियाब से जोड़ा। अपने पौत्रों का नामकरण मध्य एशिया के ख्याति प्राप्त शासक कैखुसरो, कैकुबाद इत्यादि के नाम पर किया। उसने प्रशासन में सिर्फ कुलीन व्यक्तियों को नियुक्त किया। उसका कहना था कि जब मैं किसी तुच्छ परिवार के व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरे शरीर की प्रत्येक नाड़ी उत्तेजित हो जाती है। बलबन ने इल्तुतमिश द्वारा स्थापित 40 तुर्की सरदारों के दल को समाप्त किया। तुर्क अमीरों की शक्तिशाली होने से रोका। अपने शासनकाल में हुए एकमात्र बंगाल का तुर्क विद्रोह, जहां के शासक तुगरिल खां बेग ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया था, की सूचना पाकर बलबन ने अवध के सूबेदार अमीन खां को भेजा, परंतु वह असफल होकर लौटा। अतः क्रोधित होकर बलबन ने उसकी हत्या करवा दी और उसका सिर अयोध्या के फाटक पर लटका दिया और स्वयं इस विद्रोह का बखूबी दमन किया। बंगाल की तत्कालीन राजधानी लखनौती को उस समय विद्रोह का नगर कहा जाता था। तुगरिल बेग को पकड़ने एवं उसकी हत्या करने का श्रेय मलिक मुकद्दर को मिला। चूँकि इसके पहले तुगरिल को पकड़ने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा था, इसलिए मुकद्दर की सफलता से
प्रसन्न होकर बलवन ने उसे तुगरिल कुश की उपाधि प्रदान की। अपने पुत्र बुखरा खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया। इसके अतिरिक्त बलवन ने मेवातियों एवं कटेहर में हुए विद्रोह का भी दमन किया तथा दोआब एवं पंजाब क्षेत्र में शांति स्थापित किया। इस प्रकार अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलवन ने भव्य उपाधि जिले इलाही धारण किया। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत पर मंगोल आक्रमण के भय को समाप्त करने के लिए बलवन ने एक सुनिश्चित योजना का क्रियान्वयन किया। उसने सीमा पर किलों की एक तार बनवाई और प्रत्येक किले में एक बड़ी संख्या में सेना रखी। कुछ वर्षों के पश्चात उत्तर पश्चिमी सीमा को 2 भागों में बांट दिया गया। लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर का क्षेत्र शाहजादा मोहम्मद को और सुमन समाना तथा उच्च का क्षेत्र शहजादा बुगड़ा खां को दिया गया। प्रत्येक शहजादे के लिए प्रायः 18,000 घुड़सवारों की एक शक्तिशाली सेना रखी गई। उसने सैन्य विभाग दीवान-ए-अर्ज को पुनर्गठित करवाया। इमादुल मुल्क को दीवान-ए-अर्ज के पद पर प्रतिष्ठित किया तथा सीमांत क्षेत्र में स्थित किलों का पुनर्निर्माण करवाया। बलवन ने दीवान-ए-अर्ज को वजीर के नियंत्रण से मुक्त कर दिया, जिससे उसे धन की कमी न हो। बलवन की अच्छी सेना व्यवस्था को श्रेय इमादुल मुल्क को ही था। साथ ही उसने अयोग्य एवं वृद्ध सैनिकों को पेंशन देकर मुक्त करने की योजना चलाई तथा बलवन ने अपने सैनिकों को वेतन का भुगतान नकद वेतन में किया। उसने तुर्क प्रभाव को कम करने के लिए फारसी परंपरा पर आधारित सिजदा एवं पाबोस के प्रचलन को अनिवार्य कर दिया। बलवन ने गुप्तचर विभाग की स्थापना राज्य के अंतर्गत होने वाले षड्यंत्रों एवं विद्रोहों के विषय में पूर्व जानकारी के लिए किया। गुप्तचरों की नियुक्ति बलवन स्वयं करता था और उन्हें पर्याप्त धन उपलब्ध कराता था। कोई भी गुप्तचर खुले दरबार में उससे नहीं मिलता था। यदि कोई गुप्तचर अपने कर्तव्य की पूर्ति नहीं करता था तो उसे कठोर दंड दिया जाता था। उसने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव को प्रारंभ करवाया। अपने विरोधियों के प्रति बलवन ने कठोर लौह एवं रक्त नीति का पालन किया। इस नीति के अंतर्गत विद्रोही व्यक्ति की हत्या कर उसकी स्त्री एवं बच्चों को दास बना लिया जाता था। बलवन का राजत्व सिद्धांत। बलवन दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था जिसने अपने राजत्व सिद्धांत की विस्तार पूर्वक व्याख्या की। उसके राजत्व सिद्धांत के महत्वपूर्ण तत्व थे। राजवंशज अर्थात राजा का वंश से संबंधित होना चाहिए। राजत्व को दैवी संस्था मानते हुए बलवन ने कहा कि
राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, अतः उसका स्थान केवल पैगंबर के पश्चात है। ऐसी स्थिति में उसके द्वारा किया गया कार्य न्यायसंगत होता है। बलबन ने अपने पुत्र बुगरा खां से कहा था कि सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। बलबन ने उच्च कुल एवं निम्न कुल के व्यक्तियों के बीच अंतर स्थापित करने को महत्व दिया। बलबन के अनुसार राजत्व के लिए भव्य दरबार एवं दिखावटी मान मर्यादा का होना आवश्यक है। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित उनके राजाओं के नाम की तरह अपने पौत्रों का नाम कैकुबाद, कैखुसरो एवं क्यूमर्स रखा। उसका दरबार ईरानी परंपरा के अंतर्गत सजाया गया था। उसने ईरानी त्योहार नवरोज तथा प्रथा आरंभ किया। बलबन ने ईश्वर, शासक तथा जनता के बीच त्रिपक्षीय संबंधों को राजत्व का आधार बनाना चाहा। उसने राजा द्वारा निष्पक्ष एवं कठोर न्याय किए जाने को महत्व दिया और साथ ही कुरान के नियमों को शासन का आधार बनाया। बलबन ने खलीफा के महत्व को स्वीकार करते हुए अपने द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर खलीफा के नाम को अंकित कराया तथा उसके नाम से खुतबे भी पढ़े। अमीर खुसरो ने अपना दरबारी जीवन बलबन के पुत्र मुहम्मद के समय से ही शुरू किया। 1286 ईस्वी में बलबन का बड़ा पुत्र मुहम्मद अचानक एक बड़ी मंगोल सेना से घिर जाने के कारण युद्ध करते हुए मारा गया। विख्यात कवि अमीर खुसरो, जिसका नाम तूतीय हिंद यानी भारत का तोता था, तथा अमीर हसन देहलवी ने अपना साहित्यिक जीवन शाहजादा मुहम्मद के समय में शुरू किए थे। अपने प्रिय पुत्र मुहम्मद की मृत्यु के सदमे को न बर्दाश्त कर पाने के कारण 80 वर्ष की अवस्था में 1286 ईस्वी में बलबन की मृत्यु हो गई। मृत्यु पूर्व बलबन ने अपने दूसरे पुत्र बुगरा खां को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने के आशय से बंगाल से वापस बुलाया, किंतु विलासी बुगरा खां ने बंगाल के आराम पसंद एवं स्वतंत्र जीवन को अधिक पसंद किया और चुपके से बंगाल वापस चला गया। तदुपरांत बलबन ने अपने पौत्र कैखुसरो को अपना उत्तराधिकारी चुना। बलबन शरीयत का कट्टर समर्थक था और वह दिन में 5 बार नमाज पढ़ता था। सुल्तान बनने के बाद उसने शराब तथा भोग विलास को पूर्णतः त्याग दिया। बलबन उलेमाओं का बहुत सम्मान करता था। उसने अपने राजदरबार में अनेक कलाकारों एवं साहित्यकारों को संरक्षण प्रदान किया। उसके राज्याश्रय में फारसी के कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। इनके अतिरिक्त ज्योतिषी एवं चिकित्सक मौलाना हमीदुद्दीन मुतरिज और मौलाना बदरुद्दीन एवं मौलाना हिमासुद्दीन भी उसके दरबार